मुल्क का एक और लेजेंड हम सबको छोड़कर जा चुका है, तारिक टैडी साहब। मेरे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। आखिरी वक्त में सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब कौन सी शख्सियत थी? लास्ट उनकी जो टॉक थी, मुझे कहते हैं मुझे वीडियोस दिखाओ जो उनसे फैंस वगैरह या मैसेज दिखाओ, तो मुझे कहते हैं फिल वक्त तो तुम गाड़ी में जाके इनका शुक्रिया अदा करो। उसके बाद इन्होंने मुझे लास्ट टाइम ये कहा कि सूरत यासीन लगा के दो, वो लगाई है, तो उसके थोड़ी देर बाद ना तो इनकी तबीयत ख़राब हुई है। कैसे बाप थे वो बाप भी थे और मेरे साथ फ्रेंडली बहुत थे। तारिक टैडी जब लाहौर आया था तो सबसे पहले मेरे घर में रहा। मेरे 2 बेटे थे और तीसरा तारिक टैडी था। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुल्क का एक और लेजेंड हम सबको छोड़कर जा चुका है। तारिक टैडी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और इस वक्त मैं उन्हीं की रिहाइशगाह पर मौजूद हूं। मेरे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। आइए जानते हैं। ये वक्त बहुत तकलीफ़ दे होता है, बहुत अज़ियतनाक ये वक्त होता है, लेकिन हम लोगों का काम है आप सब के लिए रिपोर्ट करना, एक रिपोर्ट बनाकर आप सबकी खिदमत में रखना। तो इनके बेटे से ही जानते हैं कि आखिरी वक्त में तारिक टैडी साहब के क्या ख्यालात थे, क्या सोचते थे और सबसे ज़्यादा किसे याद किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनू मेरे भाई, ये वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वक्त हर किसी पर आता है। अल्लाह आप लोगों को सब्र अता फरमाए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तारिक टैडी साहब हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा थे, बहुत बड़े लेजेंड थे। आखिरी वक्त में सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब कौन सी शख्सियत थी, कौन इंसान था, कौन सा रिश्ता था? लास्ट उनकी जो टॉक थी, मुझे कहते हैं मुझे वीडियोस दिखाओ जो उनसे फैंस वगैरह या मैसेज दिखाओ, तो मुझे कहते हैं कि फिल वक्त तो तुम गाड़ी में जाके इनका शुक्रिया अदा करो। बकाया मैं इंशाल्लाह घर जाऊंगा तो फिर इनका मैं अपनी वीडियो से शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद इन्होंने मुझे लास्ट टाइम ये कहा कि सूरत यासीन लगा के दो। 2 दफ़ा मैंने लगाई थी, फिर डॉक्टर साहब रूम में आए थे, मैंने मतलब अपने से ऑफ़ की, तो कहते 1 दफ़ा और लगा दो। वो लगाई है, तो उसके थोड़ी देर बाद ना तो इनकी तबीयत यानी कि ख़राब हुई है, तो दोबारा इनको आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था। जो ये वक्त था, ये बहुत तकलीफ़ दे वक्त था। इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं और कुछ खुशगवार लम्हात याद करते हैं आपके वालिद साहब के साथ जो आपके गुज़रे। आप अपने वालिद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, चाहे जैसा भी वक्त था, हार्ड वक्त था, अच्छा वक्त था, बुरा वक्त था, मुश्किल का वक्त था। कैसे बाप थे वो बाप भी थे और मेरे साथ फ्रेंडली बहुत थे। मतलब शो से आना तो अगर तो उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए तो फिर मुझे कहते थे कल वीडियो बनाएंगे, तो अगर उन्होंने नहीं किए तो फिर कहते थे आज ही बना लो जितनी बनानी है टिकटॉक। तो बस फ्रेंड वाला साहब था। तो हॉस्पिटल में भी सेम ऐसे था, डॉक्टर के साथ भी फ्रेंडली थे। जो डॉक्टर आ रहा है उसको मतलब जुगत वगैरह कर रहे हैं। दूसरे आर्टिस्ट वगैरह भी आए थे, सारों के हंस खुल के बात करते। बल्कि ये परसों 2 या 3 दिन पहले ज़फ़री खान साहब आए थे, तो उनके साथ इन्होंने तकरीबन आईसीयू में हालांकि वक्त नहीं मिलता, तकरीबन इन्होंने आधा पौना घंटा उनके साथ गुजारा है। वो गाने गा रहे हैं, साथ ये सारी बातें कर रहे हैं। तो बस ऐसे। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि जब एक आर्टिस्ट को उसी का ही कोई मतलब काम करने वाला साथ फेलो जब मिलने आता है, तो एक बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा होता ना जैसे कोई तीमारदारी के लिए आया है। वो जुगतें चल रही होती हैं, वैसे ही गाने चल रहे होते हैं, तो एकदम आप उस आर्टिस्ट को, उस कॉमेडियन को पहचान ही नहीं सकते हैं कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में और इतनी सीरियस कंडीशन में है। लेकिन वो जो माहौल उसके आसपास बनता है और वो अपने साथ के लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थिएटर के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। अपने फादर की फील्ड में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर आपके मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पीछे इतना बड़ा नाम हो, इतनी रोशनी हो, बिल्कुल सूरज की तरह ना। तो आप क्या सोचते हो, फ़र्दर काम के हवाले से मुनासिब मौका तो नहीं है, लेकिन फ़र्दर क्या प्लान्स हैं, क्या सोचते हो, वालिद साहब के नक्शा कदम पर चलना चाहते हो? प्लान सबसे पहले ये थे कि हमने इसी मंथ यानी कि नवंबर में हम लंदन जा रहे थे, इकट्ठे टूर पे घूमने जाना था। तो जिस दिन मतलब पासपोर्ट वगैरह आए हैं, तो उससे 2-3 दिन पहले तबीयत ख़राब होगी। इन्होंने मुझे बाहर ही सेटल करना था लंदन में। बहुत शुक्रिया सोनू आपका, आपने हमें वक्त दिया और इस मुश्किल की घड़ी में हमसे बात की। और तारिक टैडी साहब का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कहते हुए दिल बहुत ज़्यादा अफसोस से ये बात जुमला अदा किया जा रहा है कि तारिक टैडी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक ऐसा इंसान जो लोगों को हंसाता था, लोगों के चेहरों पर रौनक लेकर आता था, उनके अफसोस खुद पी जाया करता था, उनकी दुख गम और उनको अपने हिस्से की खुशियाँ दे दिया करता था। हमारे लिए काफ़ी गमगीन बात है कि एक और लेजेंड हम खो चुके हैं। मूव करते हैं आगे। हमारे साथ यहाँ गोशी खान साहब मौजूद हैं जो कि नामवर कॉमेडियन हैं और सबसे
सबसे बढ़कर तारिक टेडी साहब के एक अच्छे कलीग भी रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं तारिक टेडी साहब की कुछ यादें, कुछ खूबसूरत खुशगवार वाक़यात। हमारे साथ गोशी खान साहब मौजूद हैं, जो नामवर कॉमेडियन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ तारिक टेडी साहब के साथ भी इनका बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा। इनसे जानते हैं तारिक टेडी साहब की कुछ खूबसूरत यादें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुनासिब मौका तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप भी एक कॉमेडियन हैं और तारिक टेडी साहब भी एक नामवर कॉमेडियन थे, उनकी कुछ खुशगवार लम्हात हमसे शेयर करें। सबसे पहले बात तो ये है कि अल्लाह ताला तारिक टेडी को अपने नबी पाक के कदमों में जगह अता फरमाए और जन्नत के आला मुकाम में से एक मुकाम उससे भी मिले। बहुत खूबसूरत, मेरे तो बिल्कुल बच्चों की तरह था। मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि तारिक टेडी जब लाहौर आया था तो सबसे पहले मेरे घर में रहा, और मेरे 2 बेटे थे और तीसरा तारिक टेडी था। तो मैं अगर कहीं बिज़ी हूँ, शूटिंग पे हूँ, कहीं भी हूँ, तो तारिक टेडी ही मेरे घर में होता था। अल्लाह ताला ने उसको मुकाम दिया, बड़ी तेज़ी से वो स्टेज की दुनिया पे उसने अपना नाम बनाया, और मेरी ख्वाहिश है कि इतनी ही तेज़ी से अल्लाह ताला उसको जन्नत में ले जाए। और यादें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत यादें हैं कि आपको शायद पता नहीं या देखने वालों को पता नहीं कि तारिक टेडी को एक ज़माने में पाँव में गोली लगी थी। मेरा ड्रामा था गुजरांवाला में, और हम ड्रामा करके वापस आ रहे थे, तो वहाँ हमारे कोच पे फायरिंग हो गई थी। तो वो एक वाक़या है कि जब फायरिंग हुई तो जब मुझे होश आया, एकदम निकले हम वहाँ से, तो मैंने पूछा सबसे कि सब खैर खैरियत है ना? तो पीछे से एक आवाज़ आई कि भैन मैनू गोली वज गई है। तो वो आवाज़ तारिक टेडी की थी। फिर हम इसे ले आए सर्विस हॉस्पिटल में, ये इसको एडमिट करवाया, और ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लुक आफ्टर की, क्योंकि अकेला था। तो दूसरे नंबर पे इसका एक फ़र्नीचर का काम है जो इसके भाई करते हैं, इनके फादर भी करते थे। गार्डन टाउन में इनकी फ़र्नीचर की दुकान थी। तो मैं अपने घर का फ़र्नीचर जो है वो तारिक टेडी के भाई हैं शुबाज़, उससे बनवाता था। तो शुबाज़ मुझे ना चक्कर देता था, अज भैन मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। तो मैं तारिक नूं कहना, यार अपने भरा नूं समझा लै, मेरे नाल देख की कर रहा। तो वो फिर उसने शुबाज़ को डांटना, बाकायदा कहना। और तारिक टेडी की एक बड़ी खूबसूरत बात ये है, नूर के वाहिद आदमी है कि उसने मुझे पहले दिन जो लफ्ज़ बोला है ना, आखिरी दिन तक, लास्ट डे, मरने से पहले भी उसने मुझे देखा तो मुझे यही कहा, भैन मैनू पायन पायन ही कहता सी। नहीं तो लोगों को जब फेम मिल जाता है, जब लोग ऊपर चले जाते हैं, तो वो उनकी ज़बान में, लफ्ज़ों में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। हाँ, लेकिन तारिक टेडी में वो बात थी। तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, और इसके साथ साथ अमान साहब को भी कि अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बड़े लोग थे ये, और जा रहे हैं, लेकिन हम इस पे कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये जिसकी चीज़ थी वो ले जाता है, जो जिसकी चीज़ है उसी ने लेके जानी है, कोई और तो लेके नहीं जाता। तो जितने सांस हैं, जितने कदम चलना है, जो लिखा है वही चलना है, उससे ना कोई आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, ये एक निज़ाम कुदरत है जो हमेशा से चला आ रहा है। जब से तख्लीक हुई दुनिया, तब से निज़ाम चलता आ रहा है। और एक बार फिर अफसोस के साथ अपने नाजरीन से इजाज़त लेनी होगी कि फ़िलहाल अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।